औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम कैनेडा टीवी के प्रोग्राम फ़ख्र पाकिस्तान में मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी में और आज हमारा जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है तालीम के हवाले से। तो आज हमारे जो गेस्ट है प्रोग्राम में उनका मैं तारुफ़ आपको करवाता चलूँ। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब हैं जो कि वीसी हैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी के और माशाल्लाह बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ भी रह चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारा जो है एक कीमती प्रोग्राम में अपना टाइम दिया है। सर क्या कहेंगे आजकल तालीम का निज़ाम जो है हमारे मुआशरे के लिए, हमारे आने वाली नई जनरेशन के लिए और जो मौजूदा यूथ है उसके लिए कितना ज़रूरी है? देखें जी, तालीम तो हमेशा ही बड़ी ज़रूरी रही है। तालीम की अहमियत आज से 100 साल पहले भी इतनी थी, 200 साल पहले भी इतनी थी। अगर हम तारीख़ में देखें तो जिन सोसाइटीज़ ने आज से 100 साल पहले तालीम पे इन्वेस्ट किया वो सोसाइटीज़ इस वक्त बेहतर हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस बेहतर हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर है। लेकिन अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो मैं समझता हूं कि आज के दौर में तो सबसे पहली तरजीह जो है, जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन है। अगर कोई मुझे पूछे दूसरी प्रायोरिटी क्या है, मैं कहूँगा वो भी एजुकेशन, तीसरी भी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से आपकी हेल्थ लिंक्ड है। जिन मुल्कों में एजुकेशन बेहतर है उनके हेल्थ के इंडिकेटर्स भी बेहतर हैं। जिनमें एजुकेशन बेहतर है वहाँ इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग्स हैं। जहाँ एजुकेशन बेहतर है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमें एमरजेंसी, एजुकेशन की एमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि अब उस तरह का वो ज़माना नहीं है कि कोई शख्स ईंटें उठा के या हाथ से काम करके इकॉनमी को बेहतर इस लेवल की जो लेबर है वो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है और दुनिया की जो इकोनॉमिक रेस है उसमें जो है वो compete कर सकती है। आज तो नॉलेज इकॉनमी का दौर है और हमने अपनी यूथ को, बल्कि यूथ को क्या, हर एक शख्स को, हर एक फ़र्द को, वो किसी भी एज ब्रैकेट का क्यों ना हो, उसको नॉलेज में अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे आप देखें ना, एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन भी आप नॉलेज के बगैर इसे प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकते, इससे इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते, इससे इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि और एक और बात है, जो हम में कमियां रह गई हैं पास्ट में, हमने स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमें वो कमी दूर करनी है और हमने बड़ा एमरजेंसी बेस पे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि हमसाया ममालिक, अगर भारत की बात की जाए वहाँ पर भी एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ की जो अवाम है एजुकेशन तो हासिल करती है, लेकिन क्या समझते हैं कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या मेयार है? देखें, मेयार ये बड़ी डिबेटेबल बात है। पहली तो बात यह है, हमने जो सबसे अहम बात जो ह्यूमन राइट का इशू है, मेयार हम बाद में देखेंगे, हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए। जो एजुकेशन की डिप्रीविएशन है, अगर हम एक बच्चे को डिप्राइव करते हैं, अब तो ये डिबेट्स हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन इज़ ए डिसेबिलिटी। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने बच्चे के हाथ काट दिए, आपने बच्चे को बसीरत से महरूम कर दिया, आपने बच्चे को एबिलिटी टू वॉक से महरूम कर दिया। तो अब ये एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं रही, ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक फंडामेंटल कैपेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें हर सूरत में जो है एजुकेशन इंश्योर करनी है और यूनिवर्सल एजुकेशन इंश्योर करनी है। ये दुनिया में कोई जवाज़ नहीं मानता कि हमारे पास वसाइल नहीं थे तो इसलिए बच्चा स्कूल नहीं गया। ये बिल्कुल उल्टी मंतक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो वो आपकी मुआशरे की जो साख्त है, जो स्ट्रक्चर है, उसको तबाह करके रख देगा। क्या आप तवक्को करते हैं एक बच्चे से जो इलिटरेट है? आप समझते हैं कि वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेगा, वो रूल ऑफ लॉ जो है उसको उसकी रिस्पेक्ट करेगा, वो इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करेगा, वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगा? ये इसलिए ये एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी के लिए है।
ये बिल्कुल जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आप किसी बच्चे को डिसेबल कर देते हैं, उसकी फ़ंडामेंटल सलाहियतों से महरूम कर देते हैं, तो उसने क्या ज़िंदगी गुजारनी है और क्या कंट्रीब्यूट करना है। इसी तरह अगर आप किसी बच्चे को स्कूल से महरूम कर देते हैं, उसके स्किल्स जो हैं न्यूमरेसी के, उसके स्किल्स लिटरेसी के, लिखने पढ़ने के, उनसे महरूम होता है, तो वो 21st सेंचुरी में क्या करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना है, हमें सोच चेंज करनी है। हमने ये समझना है कि एजुकेशन हमारी बका का मसला है। ये कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा काम सीख ले। ये क्या मतलब है इसका? काम वो डेफिनेटली सीखेगा, स्किल सीखेगा, लेकिन उसको जो बुनियादी तालीम है उसके हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अच्छा सर, क्या समझते हैं माशाल्लाह वाइस वीसी जो उकाड़ा यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे भी माशाल्लाह तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है देहात लेवल ज़्यादा इस जो यूनिवर्सिटी को लगते हैं, तो कितना देखते हैं आप डिफ़िकल्टी, यानी कि दूसरे शहरों से उकाड़ा यूनिवर्सिटी में जो बच्चे यहाँ पर आते हैं देहातों से या दीगर दूसरी जगहों से? देखें, मैं अमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि शहरों के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और देहात के पता नहीं कम होते हैं। ये बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो अब तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि देहात, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की वजह से स्टूडेंट जो हैं वो देहात के हों या बड़े शहरों के हों, वो इक्वली इंटेलिजेंट हैं, वो इक्वली हाई एस्पिरेशन रखते हैं, उनमें पोटेंशियल एक है। बल्कि अब तो ये चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन हैं, जैसे लाहौर है, आप देखें वहाँ क्या सूरत हाल है पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन अनएक्सेप्टेबल हद तक बढ़ चुका है, डिजीज़ हैं। तो हमें ये, मैं तहसीन करूँगा हुकूमत के इस कदम की कि हर वो शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बना रही है। बड़ी ज़रूरी है। अब देखें ना, इतनी यूनिवर्सिटियाँ, मेरा ख्याल है 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब में, और ये छोटे छोटे शहरों में भी हैं। अब जैसे उकाड़ा में है, साहिवाल में है, सियालकोट में है, गुजरात में है, गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी बन रही है, हाफिजाबाद में है, नारोवाल में है। तो ये ज़रूर बननी चाहिए। अदरवाइज़ तो देखें ना, अगर ये सारे स्टूडेंट लाहौर और मुल्तान में जाएंगे तो वो तो सिटी पहले ही लिवेबल नहीं है, तो और उनमें ट्रैफिक का मसला आएगा, रिहाइश का मसला आएगा, और अबावाल वो फिर हमारी सड़कें, हमारी ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ये सारे मसाइल हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए और मयार की यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। असल बात ये है, बात ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी अनारकली में है या यूनिवर्सिटी जो है किसी दरिया के किनारे है या खेतों में है। असल बात ये है कि क्वालिटी ऑफ टीचर कैसे हैं, लेबॉर्ट्रीज़ कैसी हैं, वहाँ माहौल कैसा है। अगर यूनिवर्सिटी जो है उसमें टीचर अच्छे हैं और फैसिलिटीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी जियोग्राफिकली किसी भी जगह लोकेटेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखें, बाज़ यूनिवर्सिटियाँ जंगलों में हैं। आप यूरोप में देखें, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटी टाउन्स हैं, यानी वहाँ आबादी कोई नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, थोड़ी बहुत आबादी है। तो हमें भी जो है अपना पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने, कंक्लूजन मेरी बात का ये है कि हमने हर सूरत में अपने यूथ को एजुकेट करना है, उनको स्किल इम्पार्ट करने हैं, उनको एक यूज़फुल और प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना है। इसी में अपने मुल्क की भी खैर है, अपने मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर होगा, और जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें भी बेहतरी आएगी, और हम दुनिया में एक बाइज़्ज़त कौम के तौर पे पहचाने जाएंगे। अगर हम यूथ को पढ़ाने में नाकाम रहते हैं तो ये बात, जी यूथ हमारा बड़ा असासा है, ये बहुत एसेट है। एसेट तभी होगा अगर ये वेल एजुकेटेड होगा, एसेट तभी होगा जब हमारी यूथ लॉ अबाइडिंग होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, नॉलेज से एक्विप होगी। अदरवाइज़ ये एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है। जो जाहिल है, जो स्कूल नहीं कभी गया, जिसकी लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स प्रॉपर नहीं है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में कम्पीट करना। अच्छा सर, कई बच्चे ऐसे हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि जितना आजकल महंगाई का दौर है आपके सामने है,
वो अपने बच्चों को तालीम के लिए स्कूल नहीं भेज रहे हैं, उनको जो है वर्किंग की तरफ काम काज, जो जिस तरह दुकान पे कोई काम कर रहा है, कोई मैकेनिकी सीख रहा है। तो क्या समझते हैं इससे जो है पाकिस्तान की इमेज कितनी जो है डैमेज हो सकती है? जी, ये मैंने पहले ही अर्ज़ किया, ये तो कोई जवाज़ ही नहीं है ना 21st सेंचुरी में कि आप इन्फ्लेशन है तो बच्चे को स्कूल ना भेजें। बच्चा एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है। अगर वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की, कम्युनिटी की, विलेज की ये ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी से हम पहलू तय नहीं कर सकते। बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ अगर वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं, हमें भी हेल्प करनी चाहिए। हमारे जो वसाइल हैं जिन लोगों के, उनको हेल्प करनी चाहिए। जहाँ हम और बहुत से अखराजात करते हैं स्टेट के, वहाँ ये भी हमने करना है, क्योंकि ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये तो बात काबिल फ़हम ही नहीं है कि इस दौर में एक बच्चा जो है उसको हम स्कूल नहीं भेजते और हम कहें कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। वैसे भी बाय द वे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और वहाँ एजुकेशन दी जाती है, बड़ी नॉमिनल, बल्कि बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में फ़ीस भी नहीं है और वहाँ मुफ्त किताबें भी दी जाती हैं। असल बात वसाइल अपनी जगह है, पेरेंट्स की मोटिवेशन और स्टेट की सर्वेलेंस। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, ये नहीं मैं कहता कि नया महकमा बना दें, जो पहले बने हुए हैं वो इस एजुकेशन ऑडिट करें। एक विलेज में क्यों एक बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो वो क्यों नहीं जाता, उसको हर सूरत, बाकी बातें बाद में हैं। अगर किसी बच्चे के वालिदैन नहीं है, डाइवोर्स हो गई है, कोई भी सिचुएशन है, जेल में चला गया है, किसी वजह से फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाए, डेस्टिट्यूट फैमिली है, फैमिली में कैपेसिटी नहीं है, तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। और यही आईन पाकिस्तान कहता है और यही हमारा मज़हब भी कहता है कि हमने हर एक को फ़र्ज़ है तालीम। तो इसमें मेरा ख्याल है जितना भी जो है हम एफ़र्ट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें और इस बात पे हम कन्विंस हों कि एजुकेशन जो है दिस इज़ असेंशियल। इसके कोई इस पे लेटअप नहीं होना चाहिए, कोई इस पे नहीं होना चाहिए, हम इस पे लग्जश और इग्नोरेंस का इजहार नहीं कर सकते। अच्छा सर, इस्लामी तालीमात, दीनी तालीमात हमारे आजकल के सब्जेक्ट में कितना ज़रूरी है, ख़ुसूसन एजुकेशन के हवाले से? जी देखें, दीनी तालीमात जो है वो तो माशाल्लाह आप देखें तो वो तो मुआशरे का हिस्सा है। आप अमूमी तौर पे किसी भी जगह चले जाएं, किसी विलेज में, दूर दराज गांव में चले जाएं, शहर में चले जाएं, तो सुबह सुबह वालिदैन जो आप देखें वो बच्चों को उठाते हैं, उनको कहते हैं कुरान मजीद पढ़ो। मैं जब ख़ुद बच्चा था तो सुबह हम मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ने जाया करते थे, तो नमाज के बाद सुबह के वक्त आप देखें, मैं समझता हूँ 90% मॉस्क में बच्चे तिलावत करते हैं स्कूल जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद मुझे याद है बचपन में हम फिर असर की नमाज के बाद जो है कुरान मजीद पढ़ते थे मस्जिद में। तो दीनी तालीम तो माशाल्लाह मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मदारस जो हैं वो बड़ा काबिल कदर काम कर रहे हैं, अगरचे मसाइल हैं, पॉवर्टी है, सारी बातें हैं, लेकिन बड़ा काबिल कदर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो दीनी तालीम, लेकिन असल में मैं ये समझता हूँ कि तालीम है, हर तालीम ही दीनी तालीम है। बायोलॉजी की तालीम भी दीनी तालीम है, फ़िज़िक्स की तालीम भी दीनी तालीम है। ये सारा इल्म गौर फ़िक्र का है। कुरान मजीद ने बार बार कहा है कि इंसानों को कि वो फ़िक्र करें। तो जितने भी अलूम हैं, जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, वो गौर और फ़िक्र ही तो करते हैं ना। वो नेचुरल लॉज को या जो सोशल लॉज हैं, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड को गवर्न करने वाले कवानीन हैं, उनका मुताला करते हैं और ये वर्ल्ड कैसे डिज़ाइन की गई, यहाँ नेचुरली किस तरह चीज़ें मूव करती हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है ये जो डिवीज़न है ना कि ये तो इस्लामी तालीम है और ये गैर इस्लामी तालीम है, ये भी मुझे आर्टिफिशियली लगती है। तमाम अलूम जो हैं, साइंटिफिक अलूम, वो भी इस्लामी अलूम ही है। देखें, अगर आप एक मरीज़ जो है, मिसाल के तौर पे ये कोरोना का बहुत इशू रहा है, तो अगर कोई कोरोना की वैक्सीनेशन पे रिसर्च करता है तो ये गैर इस्लामी रिसर्च नहीं है। डेंगू का मसला है तो अगर कोई बैक्टीरियोलॉजिस्ट या इंसेक्ट का माहिर
या कोई डिजीज़ का एक्सपर्ट लैब में बैठ के काम करता है इस नीयत के साथ कि अगर मैं ये ड्रग बनाऊंगा तो इससे इंसानों की जान बचेगी, तो वो इबादत भी कर रहा है, वो दीनी तालीम ही है, वो गैर दीनी तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है तालीम ज़रूरी है, आगाही ज़रूरी है। ज़ाहिर है मैं यहाँ सेपरेट करूँगा प्रोपोगंडे को और इंडोक्ट्रिनेशन को, कि अगर आप बच्चों को फ़ाल्स इंफॉर्मेशन इंडोक्ट्रिनेट करें वो डेफिनेटली तालीम नहीं है। उनको तशद्दुद पे उकसाएँ ये तालीम नहीं है। उनको किसी ऐसे रवैये की तरफ लेके जाएं जो लोगों को नुकसान देता है, जो इन्वायरमेंट को नुकसान देता है, जो सोसाइटी को नुकसान देता है, वो तालीम नहीं है। बाकी तो सारे इल्म जो है ख़्वाह वो नेचुरल साइंसेस के हों या बायोलॉजिकल साइंसेस के हों या सोशल साइंसेस के हों, वो तालीम है और वो इस्लामी तालीम है, क्योंकि उसी में इंसानों की फलाह है और उसी में इंसानों का के लिए खैर है। अच्छा सर, अब माशाल्लाह हमारी जो टीवी चैनल पे स्क्रीन पे फुटेज भी बाकायदा चल रही है उकाड़ा यूनिवर्सिटी की। आप जब से आए हैं माशाल्लाह निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है यहाँ पे। स्टूडेंट्स में SOPs काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, और दूसरा ये कि सफाई जो निस्फ़ ईमान है वो भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। तो कैसे मैनेज करते हैं सर आप इतने कम वक्त में ये चीज़ें? देखें, बात ये है कि पहली तो बात है ये किसी एक फ़र्द की काविश नहीं होती, ये पूरा जो सिस्टम होता है। जैसे हमारे काबिल एहतराम असातिज़ा है, माशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ, खुशी मुझे होती है कि इंतहाई काबिल असातिज़ा है, PhD जिन्होंने बहुत से दुनिया की रिनाउंड यूनिवर्सिटी से की हुई हैं, वो यहाँ पढ़ाते हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो बड़ी तनदही से काम करता है। हमारी जो कम्युनिटी है वो इस यूनिवर्सिटी में बड़ा कंट्रीब्यूट कर। देखना, एक स्टूडेंट कम्युनिटी से आता है ना, वो फ़ी देता है, उस फ़ी वो एक कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इदारे, सबसे अहम बात ये होती कि इदारे को कम्युनिटी का ट्रस्ट विन करना चाहिए, कि लोग सिद्क़े दिल से समझें कि अगर हम अपने बच्चे को इस इदारे में भेजेंगे तो बच्चा तरबियत भी हासिल करेगा, तालीम भी हासिल करेगा, डिग्री भी मिलेगी, उसका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो मैं इसको एक कम्युनिटी यूनिवर्सिटी के तौर पे लेके चलता हूँ कि हमने हर सूरत में कम्युनिटी की जो लर्निंग नीड्स हैं उसको पूरा करना है। यहाँ थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ कोई उस तरह अफसराना एटीट्यूड नहीं है, सब टीचर हैं हम्बल तरीके से, जितनी वो स्टूडेंट्स की जो भी शॉर्ट कमिंग है उसको मेकअप करने की कोशिश करते हैं। ये पीछे कोरोना की वजह से हमारा कोई तालीमी नुकसान हुआ है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी आप कैंपस में बाहर देखें, माशाल्लाह जो बहुत जिसे कहते हैं बारौनक है, कैंपस इज़ फुल ऑफ स्टूडेंट्स। और आप देखें कि 200 एकड़ पे मुश्तमिल हमारे जो लॉन हैं, हमारे जो प्ले ग्राउंड्स हैं, ग्रीन लश ग्रीन यूनिवर्सिटी है, ये सारी मूड अल्टरिंग सिचुएशंस हैं। और मैं समझता हूँ कि एक कैंपस जो है, अगर वहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, अगर वहाँ अच्छी प्लांटेशन हुई है, इफ़ कैंपस इज़ ग्रीन, इफ़ कैंपस इज़ फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली, तो वो इसके लर्निंग आउटकम पे बड़े असरात मुरतब होते हैं। मैं और मेरा स्टाफ और जो है मेरे असातिज़ा जो हैं वो यहाँ भरपूर कोशिश करते हैं। देखें, कोई भी एफ़र्ट परफेक्शन नहीं हो सकती, हमें कोई परफेक्ट होने का दावा नहीं है, लेकिन हद्दुल वसा जितनी हम एफ़र्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं वसाइल के अंदर रहते हुए, वो हम कर रहे हैं और इसमें माशाल्लाह बड़ी हद तक हमें कामयाबी भी मिली। अच्छा सर, आपने स्पोर्ट्स की बात की, जो हमारे देखने वाले ख़ुसूसन स्टूडेंट हैं या कोई उनके वालिदैन हैं, क्या कहेंगे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ख़ुसूसन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स हमारे लिए? देखें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मैं तो तालीम का हिस्सा समझता हूँ कि क्योंकि नौजवानों को तो फ़िज़िकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना उतना ही ज़रूरी है जितनी उनकी एजुकेशन। अब देखें ना, अगर आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं होती, कहते हैं ना हेल्दी माइंड इज़ इन हेल्दी बॉडी। तो अगर बॉडी डिजीज़्ड है, अगर बॉडी प्रॉपर ग्रो ही नहीं की हुई,
तो फिर आपका हेल्दी माइंड नहीं हो सकता। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बियॉन्ड फिज़िकल एक्सरसाइज और बियॉन्ड फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत कुछ सिखाती हैं। ये नौजवानों में एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करती हैं, उनकी जो एनर्जीज़ हैं उनको चैनलाइज करती हैं। इसके अलावा उनमें एक स्पोर्ट्समैनशिप या और स्पोर्ट्स वुमेनशिप पैदा होती है कि जब ज़िंदगी में देखें हार भी होती है, जीत भी होती है, खुशियाँ भी आती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं। तो हमने खेल के मैदान में बताना है स्टूडेंट्स को, यूथ को, कि जो है किस तरह डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने अपनी जो है शिकस्त है उसको तस्लीम करना है और बेटरमेंट के लिए एफ़र्ट करनी है, ना कि आप कोई डिसेप्शन यूज़ करें। अब देखें ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में कामयाबी हासिल करने के लिए जो गैर मारूफ तरीके हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि वायलेशन ऑफ नॉर्म्स करके और वायलेशन ऑफ लॉ करके और अपनी रवायात से इनहराफ करके हम कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये इसी की बुनियाद पे जुर्म होते हैं, इसी की वजह से करप्शन है। तो ये चीज़ें हमने प्ले ग्राउंड्स में बच्चों को बताना है कि अगर आप हार रहे हैं तो डिग्निफाइड तरीके से अपनी हार एक्सेप्ट कर लें, अल्लाह ताला फिर आपको मौका देगा। तो ये जो फंडामेंटल सोशलाइजेशन की वैल्यूज़ होती हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आती हैं और उकाड़ा यूनिवर्सिटी भरपूर कोशिश कर रही है कि तालीम में, तरबियत में, सोशलाइजेशन में, एथिकल वैल्यूज़ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी मजबूत किस्म की सोशलाइजेशन हो, ताकि जब वो कल को डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, इंजीनियर बने तो उनके किरदार में कोई खामी ना हो और वो मुआशरे का एक मुफीद हिस्सा बन सके। अच्छा सर, आखिर में हमारे जो प्रोग्राम में हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, ख़ुसूसन वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को छोटी उम्र के अंदर काम पे डाल देते हैं, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम क्या है जी, ये तो बहुत दुख वाली बात होगी। आप अगर कोई ऐसा पेरेंट इस प्रोग्राम को देख रहा है, कोई वालिद वालदा जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो मैं उनसे दस्तबस्ता अर्ज़ करूँगा कि इतना बड़ा जुल्म ना करें। ये वो जुल्म है जिसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। बच्चे का हर दिन कीमती होता है। अब देखें ना, अगर आपने एक 5 साल का बच्चा उसको 2 साल के लिए स्कूल से महरूम कर दिया, तो वो ये नहीं हो सकता कि आप 2 साल बाद दाखिल करवाएंगे स्कूल में तो कोई कंपनसेशन नहीं। टाइम ये बिल्कुल ऐसे होता है इसका कि ये टाइम कंटिजेंट चीज़ें होती हैं, टाइम से बंधी हुई चीज़ें होती हैं, टाइम बाउंड चीज़ें होती हैं। ये जुल्म है। अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस पे शोर मचाएं, इस पे एफ़र्ट करें, बच्चे को हर सूरत स्कूल भेजें। देखें ना, गवर्नमेंट स्कूल तो मौजूद है ना, भेजें आप बच्चे को स्कूल। अगर आप उस बच्चे से घर का काम करवाते हैं तो खुदारा ना करवाएं घर का काम, या आप उसके देखें ये कितना गैर इखलाकी बात है कि आप एक बच्चा 5, 6, 7, 10 साल का है, उसके मासूम हाथों से जो वो काम करेगा उसके मैं समझता हूँ उसकी कमाई जो है वो तो ऐसे जैसे आप अपने ही बच्चे का खून पी रहे हैं, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अपने आप को मुश्किल में रख लें। मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जो इंतहाई मुश्किल हालात में भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला वसाइल पैदा करने वाला होता है। वैसे जितनी भी पॉवर्टी है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जितनी भी पॉवर्टी है, अगर सिद्ध के दिल से कोई शख्स अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करे तो बच्चे पढ़ते हैं और जो है इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, हेल्प भी करते हैं। इसलिए बहाने नहीं बनाने चाहिए कि क्योंकि गुर्बत है। गुर्बत है तो आपको किसने हक दिया है कि आप उसको जो है ना किसी वर्कशॉप पे छोड़ आएँ। चाइल्ड लेबर जो है पाकिस्तानी कानून में जुर्म है और ये गैर इखलाकी है और ये मजहबी तौर पे भी ठीक नहीं है। वाज़ेह अहकामात हैं इस्लाम में कि अपने बच्चे को तालीम दें, तरबियत दें, उसको ग्रो होने दें, उसको डेवलप होने दें। उसको वर्क प्लेस पे बहुत ख़तरनाक है। वो कई किस्म के जिनसी तशद्दुद का शिकार हो सकता है बच्चा, जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होता है। उसमें डेवलपमेंटल जो है डेफिशिएंसीज होती हैं,
और वो एक सारी उम्र के लिए एक जो है प्रॉब्लमेटिक इंसान बन जाता है। तो यहाँ जहाँ मैं वालिदैन से कहूँगा, वहाँ मैं सिविल सोसाइटी में को भी कहूँगा कि अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी लोकेलिटी में देखें आगे पीछे, अगर को आप देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसा जो है जो नहीं पढ़ रहा, उसको कंपेल करें पेरेंट्स को कि स्कूल भेजें और उनकी हेल्प करें। इसी तरह जो वर्कशॉप्स में बच्चे काम करते हैं, मैं वर्कशॉप के प्रोप्राइटर्स को भी कहूँगा कि किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट ना दें, इस तरह के बच्चों की निशानदेही करें। इंशाल्लाह कोई ना कोई वसाइल जो है उनकी एजुकेशन के निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकिर, जो कि वीसी उकाड़ा यूनिवर्सिटी थे, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे। तलीम था आज हमारा, जो कि किस तरीके से हम लोग तलीम हासिल कर सकते हैं और जो बच्चे तलीम हासिल नहीं कर सकते उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं और उनके वालिदैन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है आज का जो प्रोग्राम है फ़ख्र पाकिस्तान प्राइम कैनेडा टीवी में आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिएगा फ़ख्र पाकिस्तान प्राइम कैनेडा टीवी। मुझे और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।